नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली जो जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूं वह है भारत NCX 2023 के बारे में। भारत NCX 2023 एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है। साइबर सुरक्षा मतलब समझते हैं, जैसे कंप्यूटर इत्यादि पर पासवर्ड आदि से सुरक्षा है, कंप्यूटर के हैकिंग से सुरक्षा। इसका आयोजन कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो कि भारत सरकार का अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जिसका कि मुख्य कैंपस गांधीनगर गुजरात में है। इसका उद्देश्य है कि सरकार और महत्वपूर्ण संस्थाओं के, एजेंसियों के जो सीनियर मैनेजमेंट है, उच्च प्रबंधक लोग हैं और टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल कर्मी हैं, उन सबों को साइबर सिक्योरिटी, साइबर चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षण देना और वो किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसके बारे में ही इसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसका जो आयोजन कर रही है जो संस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सेक्रेटेरिएट सचिवालय, वह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जी हाँ, भारत में भी एक सिक्योरिटी काउंसिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वह एक कार्यपालिका एजेंसी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में काम करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम क्या है? तो उनका काम है कि PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, प्रधानमंत्री कार्यालय को सुझाव देना। तो किन विषयों पर? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर देना है और रणनीतिक महत्व के विषयों पर वो सुझाव देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का सृजन किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में, और ब्रजेश मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 3 स्तरीय एक संरचना है। इसमें एक है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, रणनीतिक नीति समूह, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, और तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। तो यही आयोजित कर रहा है इस भारत NCX का, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का। अभी हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वर्तमान में, वे हैं अजित डोभाल, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो NSC जो है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत की, उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, उनके डिप्टी होते हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री भी होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं। इस मीटिंग में समय समय पर इन लोगों को बुलाया जाता है, महीने महीने मीटिंग होती है उसमें। अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह पहले कहलाता था रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की थी गुजरात सरकार ने, लेकिन बाद में इसे केंद्र सरकार ने अपने अंदर ले लिया। पार्लियामेंट के एक्ट के तहत यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसका जो मुख्य कैंपस है वह गांधीनगर गुजरात में है। इसके अन्य कैंपस की भी स्थापना हुई है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में। यह राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के विषयों में विशेषज्ञता रखता है, यह संस्थान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। अब आपने जो सुना उससे संबंधित आपके लिए प्रश्न है कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? अजित डोभाल, ब्रजेश मिश्रा, शिवशंकर मेनन, JN दीक्षित। तो पहले राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा। अगला प्रश्न, भारत NCX 2023 क्या है? राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज, राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा एक्सरसाइज, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एक्सरसाइज। तो NCX है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा
एक्सरसाइज, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का रैंक क्या है? ए कैबिनेट मिनिस्टर, बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री, सी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमुख सचिव, डी कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट सचिव। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का रैंक है कैबिनेट मंत्री। अगर आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया है तो निश्चित रूप से आपने वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुना था, और अगर नहीं सुना था तो फिर से पीछे से जाकर अब वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और नोट्स भी बनाते जाएं। अब अगला समाचार, केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मेटल्स लिथियम, नियोबियम और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए रॉयल्टी दर के खनन के लिए रॉयल्टी दर जो है उसका निर्धारण किया है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो जानने लायक है वह है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं और रेयर अर्थ भी कहते हैं। दुर्लभ धातु इन्हें कहा जाता है, दुर्लभ पृथ्वी धातु भी कहा जाता है। भारत इसका विश्व में 5वां सबसे बड़ा जो है भंडार रखता है। लेकिन समस्या यह है कि इनके जो ये आमतौर पर रेडियो एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसलिए इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ही लंबा, जटिल और खर्चीला होता है। और भारत में जो इनके जो पाए जाती हैं गुणवत्ता ग्रेड है, उसमें भी भारत जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि भारत में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, भारी रेयर अर्थ तत्व जो हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं कि उनका एक्सट्रैक्शन यानी उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इतनी मात्रा ही नहीं है। रेयर अर्थ जो है उनकी कुल संख्या है 17 तत्व जो हैं वो रेयर अर्थ कहलाते हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहलाते हैं। इन्हें लाइट और हैवी में बांटा जाता है। जैसे लेंथनम, सीरियम, सेमेरियम इत्यादि में भारत जो है वो काफ़ी भंडार रखता है, प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। लेकिन डिस्प्रोसियम, टर्बियम, यूरोपियम, जिन्हें कि HRE कहा जाता है, भारी पृथ्वी धातु तत्व कहा जाता है, वहाँ हमारे यहाँ जो उनके मामले में हमारे यहाँ सप्लाई की समस्या है, यानी काफ़ी कम उत्पादन होता है। इसके साथ साथ क्या है कि इनके एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी कि इनको प्रयोग के लिए, इंडस्ट्री को उपलब्ध कराने लायक बनाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए वैल्यू चेन का, और काफ़ी मात्रा में प्रोसेसिंग प्लांट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत के साथ एक बात है कि भारत मोनाजाइट जो यहाँ पे बालू है, जो कि कोस्टल यानी समुद्री तटों पर पाया जाता है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तटों पर बालू में पाया जाता है मोनाजाइट, वहाँ पर इसका काफ़ी भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, अगर भीतरी ज़मीन पर भी देखा जाए तो, स्थलीय भाग में भी देखा जाए तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी ये विद्यमान है मोनाजाइट। 80% जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका प्रयोग RE परमानेंट मैग्नेट के रूप में किया जाता है। रेयर अर्थ अस्थायी चुंबक के रूप में किया जाता है, और उसके लिए चुंबकीय गुण वाले पृथ्वी तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसे नियोडिमियम, प्रेसिडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम। और इनका प्रयोग एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स में किया जाता है। उच्च मूल्य वाले जो पृथ्वी तत्व हैं जैसे डिस्प्रोसियम, टर्बियम, वो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि उनका खनन किया जाए। केवल नियोडियम और प्रेसिडियम जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और उनकी जो शुद्धता है वह भी लगभग 100% है। इसके साथ साथ एक और समस्या होती है इनके में कि ये कोस्टल जोन्स में मिलते हैं, तो वहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, जंगल है, आवास है, तो इस सब के कारण क्या होता है कि ये जो है समस्याएं आती हैं इनके खनन में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रेयर अर्थ मेटल्स को। तो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है स्कैंडियम और
इट्रियम। परमाणु संख्या 21 और 39। ये भी रेयर अर्थ मेटल माना जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि उसके जैसे ही इनमें भी विशेषताएं होती हैं। जो लेंथेनाइड ग्रुप के जो तत्व हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स में शामिल किए जाते हैं, जैसे लेंथेनम, सेरियम, प्रेसिडियम, न्यूडियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 57 से लेकर 71 तक जो है परमाणु संख्या वाले, वो सभी जो हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। अब 17 इनकी संख्या टोटल। तो इनमें से जो लेंथेनम से लेकर गैडोलिनियम तक हैं ये लाइट वाले हैं, हल्के वाले रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो हैं वो भारी वाले हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और एक तरह से उसकी मोनोपोली चलती थी, और जिसके कारण कि आप जो मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स इत्यादि के संबंध में जो निर्माता कंपनियां थीं वो सभी क्या करती थी, वहीं जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, क्योंकि वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो पाता था। और चीन ने इसके सप्लाई को बहुत ही अपने फ़ायदे के हिसाब से नियंत्रित किए हुए रखा। इसके अन्य उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके प्रयोग को थोड़ा देख लें तो लाइटर में जो पत्थर होता है वह भी जो है वह रेयर अर्थ एलिमेंट है। कैटेलिटिक कन्वर्टर जो व्हीकल्स में होता है, गाड़ियों में होता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो खतरनाक जो गैसेज निकलती हैं उन्हें पर्यावरण के लिए सहनीय गैसों में बदल देता है, वो कैटेलिटिक कन्वर्टर होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स या अन्य जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे कार के स्पीकर्स, उनके लिए उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। विंडशील्ड है, दर्पण है, लेंस है, उनके पॉलिश में सीरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। स्मार्टफोन्स के जो में भी इनका काफ़ी प्रयोग होता है। स्पीकर के मैग्नेट जो है इनसे बने होते हैं, हार्ड ड्राइव बने होते हैं, और ऑप्टिकल डिस्प्ले जो ऊपर में जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है उसके जो फॉस्फोर्स होते हैं वो भी इनसे ही बने होते हैं। फॉस्फोर्स क्या होते हैं? फॉस्फोर्स होते हैं उनके ऊपर ही अल्ट्रावायलेट रे को छोड़ने पर उनसे अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं, अलग अलग रंग की किरणें निकलती हैं, और अलग अलग रंग की किरणों के लिए अलग अलग प्रकार के फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण कि हमें डिस्प्ले में विभिन्न प्रकार के रंग दिख पाते हैं। और इनके लिए इट्रियम, यूरोपियम और टर्बियम ऑक्साइड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब अभी हमने देखा कि लंदन मेटल एक्सचेंज के हिसाब से ही दरों का निर्धारण किया गया है। जैसे लिथियम के लिए 3% जो है लंदन मेटल एक्सचेंज के दर को रखा गया है। तो ये लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वो 1877 में ही बना है, और विश्व का इंडस्ट्रियल मेटल जो औद्योगिक जो भी तत्व हैं उनके ट्रेडिंग का, उनके व्यापार का वैश्विक केंद्र है। ये लंदन में स्थित है, यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगले मोड़ पर पहुंचते हैं हम लोग। प्रश्न: दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के बारे में क्या सच नहीं है, क्या सही नहीं है? वे दुर्लभ हैं, ऐसे 17 तत्व हैं। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं में अधिकांश लेंथेनाइड समूह के हैं। चीन दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका उत्तर होगा दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है वो दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्रस्ट में भारी मात्रा में विद्यमान है, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कठिन है, इसीलिए इन्हें दुर्लभ कहा गया है। एक मिसनोमर है, यानी एक इनके साथ ये शब्द फिट नहीं बैठता है, सही नहीं बैठता है। अब अगला प्रश्न: दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो इसका उत्तर होगा पांचवा। अगर आपने इन प्रश्नों का सही से उत्तर दे दिया है तो आपको बधाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सेशन का आयोजन हो रहा है मुंबई में। ये 141वां सेशन होगा, और इसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर 2023 को। 40 सालों के बाद भारत किसी ऐसी मीटिंग का, ऐसे सेशन का
ऐसे सत्र का मेजबान बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो यह सत्र है, यह इससे पहले 40 साल पहले नई दिल्ली में 1983 में हुआ था और भारत में दूसरी बार इस सत्र का आयोजन हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो यह सत्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है वह सबसे बड़ी संस्था है ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक्स की, और इसके निर्णय जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंतिम होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य हैं वो साल में एक बार इस सामान्य बैठक में शामिल होते हैं और सबके पास एक एक वोट होता है। और यहीं पर इसी सेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि ओलंपिक चार्टर में क्या सुधार करना है या कुछ नया अपनाना है। नए सदस्यों का चयन होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके अलावा ओलंपिक गेम का जो होस्ट सिटी होगा, मेजबान शहर होगा, कहाँ ओलंपिक गेम होंगे, खेल होंगे, इसका भी चुनाव किया जाता है। तो इसके निर्णय जो है वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सत्र जो है वो 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या अध्यक्ष के चाहने पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का विजन क्या है? इसका दृष्टि है कि खेलों के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसके संस्थापक थे पियरे दी कुबर्तीन। ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे और दूसरे थे देमेत्रियोस विकेलास। इसका हेडक्वार्टर है लुसान, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में है। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वे हैं थॉमस बाख। पियरे दी कुबर्तीन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का पिता कहा जाता है और उनके नाम से पियरे दी कुबर्तीन मेडल भी दिया जाता है। यह वैसी संस्था या लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कि अपने अनुसंधान या बौद्धिक कार्यों की मदद से ओलंपिक की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया हो, जैसा कि पियरे दी कुबर्तीन ने किया था। पियरे दी कुबर्तीन वर्ल्ड फेयर प्ले ट्रॉफी भी दी जाती है, लेकिन इसे देती है इंटरनेशनल फेयर प्ले कमेटी, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भिन्न है। इसमें उस खिलाड़ी को, उस एथलीट को यह पुरस्कार दिया जाता है या फेयर प्ले ट्रॉफी दिया जाता है जिसने कि अपने परफॉर्मेंस का ध्यान नहीं रखते हुए क्या किया, अपने जो साथी प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनकी मदद की। जैसे कोई गिर गया हो उसे उठा लिया, इससे क्या होगा, जो पहला दौड़ने वाला जो उठा रहा है उससे तो अपने खेल के लिए तो समय ज़्यादा लग रहा है, उससे तो नुकसान हो रहा है। तो वैसे खिलाड़ी को, वैसे एथलीट को वर्ल्ड फेयर प्ले ट्रॉफी दिया जाता है पियरे दी कुबर्तीन के नाम से, और ये देती है इंटरनेशनल फेयर प्ले कमेटी। अब ओलंपिक खेल जो है वो, अगले ओलंपिक खेल इससे पहले टोक्यो में हुए हैं और पेरिस में होंगे 2024 में, लॉस एंजलिस में होंगे 2028 में और ब्रिस्बेन में होंगे 2032 में। तो ये सब जो है वो है समर ओलंपिक खेल, इन्हें कहा जाता है ग्रीष्म ओलंपिक खेल। यही ओरिजिनल ओलंपिक है। पेरिस में होगा 2024 में, इसे याद रखेंगे आप। लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा 2028 में और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। 2026 में मिलानो कॉर्टिना इटली में भी होगा, विंटर ओलंपिक गेम्स होगा, शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे। ओलंपिक खेलों के जो आधुनिक संस्करण है उनका आगाज एथेंस से हुआ, 1896 में हुआ, और जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो पहली बार 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुए। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैमोनिक्स फ्रांस में हुए। इसके अलावा पैरालंपिक्स होते हैं जिनमें कि जो दिव्यांग हैं खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें 14 से 18 वर्ष के एथलीट भाग लेते हैं। इसके अलावा ओलंपिक कमेटी जो है वो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और पैसिफिक के लिए अलग अलग कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय खेलों का आयोजन करती है।
वर्ल्ड गेम्स भी आयोजित करती है। इसमें वो गेम्स शामिल होते हैं जो कि ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं है, वो खेल शामिल होते हैं जो ओलंपिक गेम्स में नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक संस्था की स्थापना की है, उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यह खेलों में ड्रग्स, शक्तिवर्धक दवाओं या नशा इत्यादि के प्रयोग को क्या करती है, रोकने का काम करती है, उसका निगरानी करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है वाडा का मुख्यालय। अब अगले मोड़ पर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का सत्र किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए पेरिस, बी संघाई, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र जो है वह मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जॉन डोव, नरेंद्र मोदी, थॉमस बाख, जे थॉमसन। तो इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी इस शहर के द्वारा की जाएगी। पेरिस, ब्रिस्बेन, लॉस एंजलिस, स्टॉकहोम। तो यह होगा लॉस एंजलिस में 2024 में, पेरिस में होगा, और उसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, और फिर 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किस देश से थे? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वे फ्रांस से थे। अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगली ओर बढ़ते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिथौरागढ़ में पवित्र पार्वती कुंड का दर्शन किया, और वहां से माउंट कैलाश पर्वत जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने पूजा अर्चना की पार्वती कुंड के पास, और कैलाश का दर्शन भी किया, आदि कैलाश का दर्शन किया, जिसे हम मानते हैं कि वह माता शिव, पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार का निवास स्थल है। माउंट कैलाश की ऊंचाई है 6,638 मीटर, लगभग 21,000 फीट से थोड़ा अधिक। यह 4 धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म से बहुत ही मिलता जुलता है, उससे प्रेरित भी है। यह कैलाश श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैलाश, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है लुनपो गांगरी। कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय का अंग है। ट्रांस हिमालय हिमालय पार्क का जो हिस्सा है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसे कई बार पुस्तकों में हिमालय का हिस्सा माना जाता है। ट्रांस हिमालय में स्थित इस माउंट कैलाश के ही निकट है मानसरोवर और राकस ताल। जहाँ मानसरोवर मीठे पानी की झील है, वहीं राकस ताल जो है वह नमकीन पानी की झील है, इसलिए इसका नाम राक्षस रख दिया गया। अब मानसरोवर मन खुश कर देने वाला, तो मानस सरोवर, तो वह मीठे पानी की झील है। मानसरोवर के पास ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। कई जगह लिखा जाता है मानसरोवर से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और सतलज जो है वह राक्षस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। अभी विदेश मंत्रालय कैलाश यात्रा के लिए 2 रूट उपलब्ध कराता है। एक उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा का रूट, और दूसरा है सिक्किम का नाथुला दर्रा वाला रूट। और इस पूरी यात्रा को पूरा करने में 23 से 25 दिन लगते हैं। अब प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्री इस दर्रे से होकर गुजरते हैं। लिपुलेख, नाथुला, जेलेपला, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। लिपुलेख और नाथुला दोनों से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर यात्रा करते हैं। अब अगला समाचार, एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसे फोर्ब्स के
विश्व के सबसे अच्छे एम्प्लॉयर की लिस्ट में स्थान मिला है और 700 कंपनियों में, विश्व की 700 कंपनी में 261वां स्थान मिला है। एनटीपीसी जो है वह एक समेकित एनर्जी कंग्लोमरेट है, यानी यह ऊर्जा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो विभिन्न प्रकार से ऊर्जा उत्पादन करती है। इस फोर्ब्स के द्वारा बनाए गए इस सूची में नंबर 1 पर रही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे नंबर पर रही माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर अल्फाबेट जो कि गूगल की मातृ कंपनी है, चौथे नंबर पर एप्पल और पांचवें नंबर पर फेरारी। तो हम देख सकते हैं कि 1 से 4 तक तो वो कंपनियां रहीं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और फेरारी जो है वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। भारत की अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वह भारत की सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर है, सर्वश्रेष्ठ नियुक्ति दाता है या सर्वश्रेष्ठ नौकरी प्रदाता है। जिनके यहाँ नौकरी करना कर्मचारियों को सबसे अच्छा लगता है, तो उस स्थान में बेस्ट एम्प्लॉयर है रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद अन्य भी कई कंपनियां हैं, बजाज, आदित्य बिरला, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भी बहुत कुछ है, एलआईसी भी है। आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि एनटीपीसी जो है वह एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इस सूची में एलआईसी भी है जो कि पब्लिक सेक्टर की ही कंपनी है। अब प्रश्न, फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची। तो आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि यह सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची किसने बनाई है, तो फोर्ब्स ने बनाई, जो कि एक बिजनेस मैगजीन है। इस सूची के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सैमसंग, डी अल्फाबेट। तो यह होगा सैमसंग। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोरिया की कंपनी है वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। अब अल्फाबेट और गूगल जैसी कंपनी में भी बहुत सारी सुविधा है, आप अपने कुत्ते को भी लेकर जा सकते हैं अगर आप वहाँ पर नौकरी करते हैं तो इस सूची में यही देखा जाता है कितना कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्रेंडलियर है, कितना अधिक उनका ध्यान रखती है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? ए अडानी इंटरप्राइजेज, बी एनटीपीसी, सी बजाज इंडस्ट्रीज, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक तो बनता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।